जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कैसे देखते हैं, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो। समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। इलेक्ट्रॉन देखोगे ना 8 से कम है तो 8 हुई तो 8 हुई तो देखो भैया एग्जांपल देख लो। H2O, NH3, BH3, AlCl3। तो गौर से देखो इसके पास ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ऐसे था स्ट्रक्चर, सही है क्या? हाँ सर। गौर से देखो इसके पास लोन पेयर 2 हैं। दो। गौर से देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर से हो गए, 5वां, 2 छठवां, 7वां, 8वां, 8 इलेक्ट्रॉन है इस पे। हाँ। अरे फिर से देख लो यार, देखो ये 2 लोन पेयर थे तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हो गए। हाँ। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं तो 2 यहाँ से हो गए, सिंगल बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं तो 2 यहाँ से, 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन है इस पे। हाँ सर 8 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपसे बताया हुआ था जिसके पास लोन पेयर हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनिकली जो रिच होगा वो लुईस बेस होगा। क्या लुईस बेस होगा? हाँ सर। ये बेस है। अब आप इसमें देखो एक एग्जांपल और देख लो BF3 का। अब इसको देखो NH3, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो इसके पास देखो एक लोन पेयर हो, जिसके पास लोन पेयर हो वो लुईस बेस होता है। हाँ। अब इसमें देखो BH3 वाले केस में ये था इसका स्ट्रक्चर। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। लोन पेयर 0 है। तो देखो लोन पेयर भी नहीं है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये लुईस एसिड हुआ क्या? लुईस एसिड। हाँ सर। और ये देखो AlCl3 का भी स्ट्रक्चर ऐसे होता है, AlCl और ACl। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन है इस पे। हाँ सर 6 इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर कोई नहीं है, तो आप देखो ये भी लुईस एसिड हुआ क्या? लुईस एसिड। हाँ सर। अब लास्ट वाला देखो BF3 का स्ट्रक्चर ये होता है। तो बॉल से देखो इसमें लोन पेयर 0 है क्या? 0। हाँ। और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है तो 6 इलेक्ट्रॉन है क्या? ना। तो ये भी लुईस एसिड हुआ ना हुआ? हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आपको हो गया सर। 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ देखा भैया, आपके नीट का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, ये आप कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। तैयारी अच्छी रखना। अब आप देखो अभी गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया है, जो आपका नीट का तो नहीं पता, जेई का कंफर्म कर दिया है। आपका जनवरी में भी पेपर होगा, फरवरी में भी होगा, मार्च में भी होगा, अप्रैल में भी होगा। 4 बार पेपर होंगे आपके इसके जेई के। तो अगर पहला खराब हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा खराब हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा खराब हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चौथा भी सही कर दो। और जो जिसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे काउंसलिंग उसी से होगी। तो और सुनो, और भी एक प्लस पॉइंट और गवर्नमेंट ने दिया है। आपके पहले आते थे 25 फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री में और 25 मैथ में। अब आपके पास आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 मैथ। आपको पढ़ने को 5 क्वेश्चन छोड़ने को भी मिलेंगे। और ऐसे ही नीट में होने वाला है, नीट में भी ऐसी 4-5 साल पेपर होगा। तो लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात एक ही है, क्या है वो देखें। आपका जनवरी में पेपर है तो आपकी सारा सिलेबस सितंबर में खत्म होना चाहिए, ताकि आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर रिवीजन कर सको।
अगले साल से ही होगा, इस साल अगले साल हटवा देंगे। मैं तुमको बता रहा इनका इनका सितंबर में अगले साल सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए तीनों सब्जेक्ट का, ताकि आप 3 महीने रिवीजन करो, उसके बाद ही चारों चारों की आप सीरीज करके आप ये पेपर दो और बस गेम ओवर। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। सितंबर कब है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने बचे हैं आपके। अरे टीवी दिन भर देखते हो, कानून की चीजें भी देखा करो थोड़ी बहुत। बस सलमान खान को देखते रहते हो, न्यूज देखते हो। हाँ देखें क्वेश्चन ले लें। तो बहुत चीजें सिंपल हो गई है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है बस। हाँ ये नीट 2016 का क्वेश्चन है which is क्वेश्चन है आपका, which is act as Lewis acid? अब 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है आपका BF3, दूसरा है आपका CF3, तीसरा है आपका CF4 और लास्ट है आपका SiF4। BF3। हाँ ये मैंने एग्जांपल करवाया है कई लोगों ने, मैंने ये एग्जांपल करवाया है कि कई लोगों ने उसी से बता दिया होगा। बड़े चालाक बच्चे हो तुम लोग। हाँ देखें मैं सारे डिस्कस कर देता ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। हाँ और सर। देखो मैं ए को डिस्कस करता, बोरॉन का होता है 5 और फ्लोरीन का होता है 9। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सही है। हाँ सर। तो BF3 है तो 1 बोरॉन है और 3 फ्लोरीन है। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इस बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए, इसकी में 7 है, तो 2 4 6 ये 7, 2 4 6 ये 7, 2 4 6 ये 7, सही है। हाँ सर। अब दुनिया का हर एटम चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो बहुत देखो इसकी एक की शेयरिंग हुई, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये फ्लोरीन खुश हो गया। एक की शेयरिंग थी 7 इसके पास, दूसरा एक हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्लोरीन खुश हो गया। एक की शेयरिंग हुई, फ्लोरीन खुश हो गया, लेकिन बोरॉन के पास इस समय 6 इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रक्चर इस टाइप का है BF3। बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ 6। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 से कम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है तो ये लुईस एसिड होगा। समझा नहीं समझा? हाँ सर। अब दूसरा एग्जांपल है आपका PF3, फास्फोरस का 15 होता है, तो ये बनेगा आपका 2 8 5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस की। तो हाँ फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने 1 2 3 ये 5 हो गए क्या? हाँ। और देखो आपको पता है फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के पास, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के पास, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के पास। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, फ्लोरीन के पास 8 8 8, तो PF3 ऐसे बना क्या? फ्लोरीन हाँ फ्लोरीन फ्लोरीन, एक लॉन्ग पेयर है इससे। हाँ सर। अरे समझ गए होगे। हाँ सर। तो देखो लॉन्ग पेयर भी है और 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो या लॉन्ग पेयर हो, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो ये लुईस बेस हो गया। हाँ अब 2 एग्जांपल मैंने डिस्कस किए, रफ कर दूं इनको। हाँ सर। अब देखो C और D डिस्कस कर देते हैं। देखो आपका ये CF4 है, तो कार्बन का होता है शायद 6 और फ्लोरीन का आपको पता ही 9 होता है, तो ये 2 4 और फ्लोरीन हो गया 2 7, सही है। हाँ सर। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 1 7, ऐसी ऐसी 4 फ्लोरीन है।
सही है। हाँ सर। एक एक की शेयरिंग हुई 8 हो गए, एक एक की शेयरिंग हुई फ्लोरीन पे 8 हो गए, एक एक की शेयरिंग हुई फ्लोरीन पे 8 हो गए। मैंने 5 फ्लोरीन बना दिए। यहाँ तक किसी को नहीं। 4। हाँ एक एक की शेयरिंग हुई फ्लोरीन पे 8 हो गए। कार्बन के पास 4 थे, 4 लोगों से शेयरिंग किया तो 8 हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना। हाँ अब देखो इसके पास डॉट पेयर तो नहीं है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन है ना सेंट्रल एटम पे। हाँ, सेंटर एटम पे 8 है। सेंट्रल एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन का रिलीज कहलाता है। हाँ बेस से अच्छा बना। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, समझे। अगर देखो जो ऐसा होगा वही ऐसा ही इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में 4, इसकी में भी 4, इसकी में भी 4, इसकी में भी 4, इसकी में भी 4। तो आप कार्बन की जगह ऐसा ही कर देना, ये ऐसा ही, ये ऐसा, बाकी स्ट्रक्चर इसका वही होगा। समझा नहीं समझा? हाँ सर, हाँ समझे। सर तो आप गौर से देखो, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। हाँ कोई सर। दिक्कत? नो सर। नो सर तो अगर एसिड बेस की आपसे कोई बात करे तो आप उसको बता देना कि 3 थ्योरी आई थी। पहले आया था अलीनियस, फिर आया था ब्रॉन्स्टेड लॉजिक और लास्ट में आया था लुईस। अलीनियस बोला था पानी में जो H पॉजिटिव देता है एसिड, पानी में जो OH नेगेटिव देता है बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉजिक बोला था जो H पॉजिटिव देता है किसी भी सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं आप, जो H पॉजिटिव देता है एसिड, जो H पॉजिटिव देता है बेस। लास्ट में लुईस आया था, लुईस ने कहा था इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज कहलाती है बेस और इलेक्ट्रॉनिकली रिएक्टिव स्पीशीज कहलाती है एसिड। खत्म। हो गया? हाँ सर, हो गया। तो ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था। हाँ, अगला है आपका टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया सर। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो तो आपको सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और आपकी 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है। मतलब ये यहाँ रिएक्शन में प्लस है तो डेल्टा H माइनस 13.7 हो जाएगा। हाँ सर। तो याद रखना, आप स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होती है तो सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है। इसी रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। समझा नहीं समझा? समझा सर। समझा सर तो इसमें लिखे आप पहले, बाद में एग्जांपल लिखना है, इसको पहले थ्योरी लिखिए। when strong acid react with when strong acid react with strong base, when strong acid react with strong base, then salt and water form. When strong acid react with strong base, then salt and water form. And Salt and water form. and And 13.7 kilocalorie energy release. This reaction is known as neutralization reaction.
दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हो गया? हाँ सर, हो गया। एग्जांपल नोट कर लें। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट वाटर। हो गया सर। अब एक हो चीज गया। और देखें, कई बार वो आपके साथ एक कुछ का मतलब इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये एनर्जी दी है किलो कैलोरी में। अब वो क्या करेगा कि आपको पता है 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होता है? 4.2 जूल होता है क्या? हाँ। तो या फिर आप ऐसे लिख दो कि 1 किलो कैलोरी बराबर, चलो छोड़ो, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो आपको हमारे पास है 13.7 कैलोरी या किलो कैलोरी। हाँ। हमें एक का पता है, किसी और का निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा। तो 4.2 into 13.7 ये किलो जूल बन गया क्या? हाँ। तो कितना आया आंसर? 13 52 कुछ आया क्या? हाँ। तो याद रखना, या तो आप 13.7 किलो कैलोरी कह दो या 52 कुछ किलो जूल कह दो, बात एक ही है। तो कई बार वो ऐसे करता है, कैलोरी में ऑप्शन देने की जूल में ऑप्शन दे सकता है। समझ में आया नहीं है? हाँ। सर वो क्या है 52 पॉइंट? मतलब कर देता है। 57.54 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 57.54 किलो जूल। $37.64. हाँ 54. 57.54. सही है? हाँ सर। हाँ तो आपको याद रखना है, चाहे आप 13.7 किलो कैलोरी कह दो, चाहे 57.54 किलो जूल कह दो, बात एक ही है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो आप उसको ये बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रही है तो सॉल्ट और वाटर बनता है और 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है। इसी रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक नोट बना के लिखें, एक नोट बना के लिखें। एसिड और एक मिनट स्टॉप करें। If in acid-base reaction, if in acid-base reaction, acid or base any one is weak, acid or base any one is weak, then release energy, Then release energy less than 30.7 kilocalorie, less than 30.7 kilocalorie। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हो तो आपको सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, और जो एनर्जी बाहर निकलती है वो 13.7 किलो कैलोरी बाहर निकलती है। यदि आपने वीक कोई वीक एक वीक ले लिया, जैसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाई, तो सॉल्ट तो मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, लेकिन जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो 13.7 किलो कैलोरी से कम हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं है? हाँ सर, समझी। चाहे ये वीक हो चाहे ये वीक हो या दोनों वीक हो, तो बाहर निकलने वाली एनर्जी 30.7 किलो कैलोरी एनर्जी से कम हो जाएगी। समझा नहीं समझा? हाँ समझी। नोट कर
हो गया? हो गया सर। अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं हम। रफ कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। तो आपके मैं ले रहा हूँ HCl और HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो ये इसके पास H पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड कहलाता है। ये NaOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके पास OH है, अभी इसने बताया था जिसके पास जो OH देता है वो बेस कहलाता है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो आप कैसे रिएक्शन करना सीखोगे। एसिड एसिड क्या करता है, H बाहर निकालता है क्या? हाँ हाँ और बेस क्या करता है, OH बाहर निकालता है क्या? हाँ हाँ H और OH पानी बाहर निकल गया। हाँ हाँ क्या क्या जो बचा वो सॉल्ट कहलाता है। क्या क्या बचा, Na बचा और Cl बच। हाँ, Cl। ये NaCl बचा क्या? हाँ हाँ सर। तो ये हो गया आपका सॉल्ट। और ये H2O पानी है क्या? अरे भैया HOH दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन वाला ही तो पानी कहलाता है। हाँ सर। तो हाँ आप सर। पानी पानी को बाहर निकाल दिया करो और जो बचता है आप उसे सॉल्ट बोलते हो। और कितनी एनर्जी बाहर निकली इसमें? 13.7। 13.7 किलो कैलोरी। समझा नहीं समझा? हाँ सर समझा। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखो, कंफ्यूज हो गए लेकिन नहीं हो गए, समझ जाओगे आप। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। लालू पीलू बैठे हैं, उन्हें दिक्कत आएगी, जैसे आएगी वो देखें। ये आपका H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका रिएक्शन में NaOH के साथ कर रहा हूँ, क्या होगा? तो आप गौर से देखो, इसके पास एसिड है, हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है तो ये एसिड है, इसके पास OH है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ सर। अब आपको पता है एसिड अपना हाइड्रोजन बाहर निकालता है और बेस अपना OH बाहर निकालता है, तभी तो पानी बनता है। हाँ सर। हाँ लेकिन इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो आप क्या करोगे, दो OH चाहिए, बिना दो से मल्टीप्लाई करोगे क्या? हाँ समझा नहीं समझा? हाँ सर समझा। समझा सर। नहीं समझे? समझा। समझे। समझ गए तो ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं जरा, ये आपका H2SO4 को ऐसे लिखूं क्या? H2SO4 हाँ हाँ सर। NaOH को ऐसे लिखूं क्या? दो है। दो है तो दो बार लिख दूं। हाँ हाँ और एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पानी बाहर निकला तो देखो यहाँ से H2O बाहर निकला, यहाँ से H2O बाहर निकला क्या? हाँ दो वाटर हाँ H2O में दो वाइट। मोल बाहर निकला क्या? हाँ अब क्या क्या बचा, SO4 बचा और Na, दो Na बची, तो जो बचा वो सॉल्ट कहलाता है। इस सॉल्ट का नाम Na2SO4 है क्या? हाँ तो गौर से देखो, ये सॉल्ट हो गया और ये वाटर हो गया। आपको पता है जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, जमा है या नहीं जमा? समझा सर। समझा सर। लेकिन 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 यहाँ पर एक पानी निकल रहा था तो 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकल रही थी। यहाँ पानी के 2 मोल बाहर निकल रहे हैं, तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी पानी में 13.7 सॉरी 27 -13.7 हो जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। तीन पानी आते तो -13.7 into 3, चार पानी आते तो बात समझ गए हो गया। 27.4 समझ में आ रहा है? आया सर। हो गया सर। हो गया। अब देखो एक बात, मैं मतलब अपने टाइम पे था तो मैंने क्वेश्चन कैसे गलत किया था। अब देखो मुझसे गलती क्या हुई थी बेटा, उसने इसमें मुझसे डेल्टा एच की वैल्यू पूछी थी।
मैंने यूपीसी मतलब अपने यहाँ का मेडिकल का पेपर दिया था, तो उस समय उस पेपर पर यूपीसी टीएमटी लगाते थे। तो उसने मुझसे क्या पूछा, ये पूछा मुझसे उसने, रिएक्शन ये है हाफ HCl प्लस हाफ NaOH। अरे उसने ऐसे भी नहीं किया था, उसने हरामखोर में ऐसे किया था 0.5 HCl 0.5 मोल NaOH, इन दोनों में रिएक्शन करी तो 0.5 मोल NaCl प्लस 0.54 वाटर। उसका डेल्टा H पूछा था क्या होगा। तो हमें तो ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट और वाटर बनता है और जो एनर्जी निकलती है वो -13.7 किलो कैलोरी निकलती है। हाँ ये सब हम वाटर से देखते हैं, अगर यहाँ एक वाटर है तो -13.7 इंटू 1, अब यहाँ पानी का मोल कितना है 0.5 है, तो -13.7 इंटू हाफ या 0.5। हाँ तो इसका जो आंसर था वो इसकी जो डेल्टा एच है तो माइनस का 2×12 2×16 6.85 हाँ सर कैलोरी। समझ गए नहीं समझे? समझा सर। तीसरा एग्जांपल दो। हो गया सर। अब देखो वो आपको ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूज करने के इतने तरीके हैं। तीसरा तरीका देखो, ये अभी मेरे दिमाग में बना हुआ तरीका है, ऐसे भी वो कर सकता है। अभी तक तो मुझे ऐसी किताबों में हालांकि क्वेश्चन नहीं देखे, वो ऐसे कर सकता है XH प्लस YOH और ये सॉल्ट मिला HY और प्लस ZH2। ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग, तो डेल्टा एच पूछ सकता है। तो आप डेल्टा एच क्या बोलोगे, आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है और 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है। लेकिन अगर पानी का 1 मोल होता तो 1 निकलता, 2 मोल होते तो 2 निकलते, यहाँ पानी की Z मोल है तो जो एनर्जी बाहर मिलेगी वो 13.7 into Z किलो कैलोरी बाहर निकलेगी। हाँ समझ में आया है? हाँ सर। कंफ्यूज करने के तरीके हैं। 1 मोल होगा तो यहाँ लिखा बना होगा, 2 मोल होंगे तो 2 का, या Z मोल है तो Z का मल्टीप्लाई। हो गया सर। हो गया सर। हाँ ठीक है। अगली हेडिंग आपकी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन खत्म, इतना ही था। अगली अगली हेडिंग है आपकी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कौन सा प्रोडक्ट? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसका साइन होता है KW। W का मतलब होता है वाटर, K का मतलब आयनिक प्रोडक्ट या आयनिक कांस्टेंट। हो गया? हाँ सर। देखो आपका ये H2O है, जब आप इसको आयनाइज करोगे तो कैसे आयनाइज होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। जब आप इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। हाँ H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन, H2O का ये पानी है तो H2O लिक्विड कर दूं। हाँ